हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेडिसिन्स हैं या जो ड्रग्स हैं उनके किस तरह के क्लासिफिकेशंस हैं, उनके क्या यूजेस हैं और उनका मैकेनिज्म या मोड ऑफ एक्शन क्या है। स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर masses. They interact with macromolecular targets and produce a biological response. मतलब जो ड्रग्स हैं वो लो मॉलिक्यूलर मास वाले सब्सटेंस होते हैं जिनका मास लगभग 100 से 500 माइक्रोन्स के बीच होता है। ये मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से इंटरेक्ट करते हैं। टारगेट मतलब अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो जाके बॉडी में किसी पर्टिकुलर टारगेट से इंटरेक्ट करता है। वो टारगेट बेसिकली जो होते हैं वो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और उनसे इंटरेक्ट करके ये हमारी बॉडी में कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे अगर हम किसी भी डिजीज के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर से इंटरेक्ट करती है और अपना रिस्पॉन्स शो करती है। When the biological response is therapeutic and useful, these chemicals are called medicines. जब जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो यूजफुल हो या थेराप्यूटिक हो, मतलब जब वो रिस्पॉन्स किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हो और यूजफुल हो, तब हम ऐसे केमिकल्स को मेडिसिन कहते हैं। और इनका यूज हम किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस में, उसकी जांच में, उसके प्रिवेंशन में या उसके ट्रीटमेंट में करते हैं। अब अगर इस तरह के केमिकल्स को हायर डोज में लिया जाए, रिकमेंडेड से ज्यादा डोज में लिया जाए, तो हम इनको ड्रग्स कहते हैं। या फिर तब उस स्टेज पे ये जो ड्रग है या ये जो मेडिसिन है ये पोटेंशियल पॉइजन्स की तरह यूज होते हैं। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। कई बार केमिकल्स को थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। जैसे कि कैंसर में देखने को मिलता है, तो जो कैंसरस सेल्स है उनको बहुत सारे केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि हम उन सेल्स को डैमेज कर पाए, और इस तरह के प्रोसीजर को हम कीमोथेरेपी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को हमने बहुत सारे क्राइटेरिया से क्लासिफाई किया हुआ है। पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, कि कोई भी ड्रग किस तरह का इफेक्ट परफॉर्म कर रहा है या किस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन जो है ये ड्रग्स के फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट पे बेस्ड है। ये यूजफुल होता है डॉक्टर के लिए कि वो किस तरह का ड्रग आपको प्रिस्क्राइब करे। जैसे पेन किलर्स, उनको हम कहते हैं एनाल्जेसिक्स। तो जो दवाइयां पेन को कम करने में यूज होती हैं वो एनाल्जेसिक्स होती हैं। जो दवाइयां माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अरेस्ट करने के लिए यूज होती है, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज होती है, उनको हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए यूज होती है उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो इफेक्ट के बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन के बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामाइन जो होती है ये बॉडी में हिस्टामाइन के प्रोडक्शन को रोकती है। हिस्टामाइन क्या होता है, या हिस्टामीन जैसे आप प्रोनाउंस करें। हिस्टामाइन जो है जब हमारी बॉडी में किसी भी चीज की एलर्जी होती है तो हमारी बॉडी उस एलर्जी के अगेंस्ट एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं हिस्टामीन। तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन हमें लेनी होती है, उस दौरान उन एंटी एलर्जिक मेडिसिन को हम एंटी हिस्टामीन्स कहते हैं, ठीक है। ये हिस्टामीन के रिस्पॉन्स को कम कर देती है या हिस्टामीन की एक्शन को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। हम ड्रग्स को केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे भी क्लासिफाई कर देते हैं कि जो ड्रग है उसका केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह से है या उसमें किस तरह की रिंग्स प्रेजेंट हैं। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे भी एक क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ दिखता है जैसे कि सल्फोनामाइड्स। इन मेडिसिन में जो भी सल्फोनामाइड कैटेगरी की जो मेडिसिन होती हैं इनमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम इस केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे भी मेडिसिन को क्लासिफाई करते हैं। तो जिन मेडिसिन में कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं वो एक सेपरेट ग्रुप में आ जाते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, मतलब जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं वो बॉडी में जाने के बाद किस टारगेट से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस टारगेट के बेस पे भी हम मेडिसिन को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कुछ मेडिसिन कार्बोहाइड्रेट से इंटरेक्ट करती हैं, कुछ मेडिसिन लिपिड से, कुछ प्रोटीन से, कुछ न्यूक्लिक एसिड से। तो मॉलिक्यूलर टारगेट्स अलग अलग होते हैं, इसी तरह हम ड्रग्स को भी क्लासिफाई कर देते हैं। और इन मॉलिक्यूलर टारगेट्स को हम ड्रग टारगेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स जिनमें सेम
स्ट्रक्चरल फीचर है या कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है, वो मोस्टली सेम टारगेट पे एक्शन करते हैं। तो हम मॉलिक्यूलर टारगेट पे जो मॉलिक्यूलर टारगेट के बेस पे अगर ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं, ये क्लासिफिकेशन बहुत यूजफुल है मेडिसिनल केमिस्ट के लिए। इस टारगेट के बेस पे हम अलग अलग कैटेगरी की मेडिसिन को देखते हैं। अब देखेंगे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन कि कैसे कोई भी ड्रग बॉडी में जाके टारगेट से इंटरेक्ट करता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं बायोलॉजिकल ओरिजिन में, वो बॉडी में अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन बॉडी में जो होते हैं वो अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एज अ एंजाइम। अगर प्रोटीन किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, तो हम उस प्रोटीन को एंजाइम का नाम देते हैं। अगर कोई प्रोटीन कम्युनिकेशन में, सेल सेल कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, तो उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं रिसेप्टर्स। अगर कोई प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सेल से किसी चीज को सेल से बाहर भेज रहा है, किसी चीज को बाहर से सेल के अंदर लेके आ रहा है, तो उस तरह के प्रोटीन्स को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स होता है, जैसे कि डीएनए या आरएनए। डीएनए और आरएनए में आप लोगों ने देखा होगा कुछ कोड्स होते हैं, जैसे कि डीएनए में होते हैं ATGC, A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, T फॉर थायमीन एंड C फॉर साइटोसिन। तो न्यूक्लिक एसिड्स में इन कोड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ATTGCCTA। तो इस तरह से इन कोड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेव होती है। इसके अलावा जो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो आपने 11th क्लास में एक मॉडल पढ़ा होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये सिग्नर और निकोलसन ने दिया था। इस मॉडल में आपने देखा होगा लिपिड की बाइलेयर होती है, 2 लेयर होती है लिपिड की। इन लेयर के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं लेयर के बीच में कुछ कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का, वो कैरियर प्रोटीन्स की वजह से होता है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन विद द एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स। ठीक है। एंजाइम और रिसेप्टर से हम ड्रग टारगेट इंटरेक्शन देखेंगे अगली स्लाइड में। अब हम देखेंगे एंजाइम्स एज अ ड्रग टारगेट, मतलब जो ड्रग हम लेते हैं वो एंजाइम से इंटरेक्ट करेंगे। तो एंजाइम्स एज अ ड्रग टारगेट ये देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्शन, कि एंजाइम्स किस तरह से रिएक्शंस को कैटलाइज करती हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड एन एंजाइम, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ एंजाइम्स कैटलाइज द रिएक्शन। In their catalytic activity, enzymes perform two major functions. मतलब एंजाइम्स और ड्रग का इंटरेक्शन समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम ये समझें कि एंजाइम किस तरह से रिएक्शंस को कैटलाइज करती हैं। और एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी में एंजाइम दो मेजर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। पहला, एंजाइम जो है किसी भी सबस्ट्रेट को होल्ड करती है। ठीक है। और वो सबस्ट्रेट जैसे ही एंजाइम से अटैच होता है, बाइंड होता है, फिर वो फर्दर रिएजेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेता है। समझते हैं यहां पे? जैसे सपोज ये है एंजाइम और ये है एंजाइम की एक्टिव साइट। ठीक है। सबस्ट्रेट जो है ये आके बाइंड करेगा एंजाइम की एक्टिव साइट पे। जैसे ही सबस्ट्रेट इस पर जुड़ जाएगा, वैसे ही फिर सबस्ट्रेट से कोई दूसरा रिएजेंट आके जुड़ेगा और दूसरा रिएजेंट जुड़ के क्या बना लेगा? प्रोडक्ट। और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम से अलग हो जाएगा। इस मॉडल को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था एमिल फिशर ने, जिन्होंने अपने मॉडल को नाम दिया था लॉक एंड की थ्योरी। ठीक है। ये आप लोगों ने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। इसे 12th में भी हम बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। तो लॉक एंड की थ्योरी जो है एंजाइम्स की, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज हम एक ताले और चाबी की बात करें। चाबी पे कुछ एक्टिव कोड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्रिप्स होते हैं। वो जो ग्रिप्स हैं वो ताले के ग्रिप से अपोजिट होते हैं, ये दोनों इजीली फिट हो जाते हैं और ताला खुल जाता है। सेम इसी तरह की कुछ एक्टिव साइट जो होती है ये एंजाइम के पास होती है। तो उन एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जुड़ सकता है। सबस्ट्रेट का जो इंटरेक्शन है एंजाइम के साथ, वो बहुत सारे मायनों में हो सकता है। आयनिक बॉन्डिंग के जरिए भी हो सकता है, मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वैन डेर वाल इंटरेक्शन या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को होल्ड करती है। जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कर जाते हैं, फिर जो भी स्पेसिफिक रिएजेंट है
वो सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, और जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा एंजाइम फर्दर निकल जाएगी अगले सबस्ट्रेट के पास। ये था इसका पहला मेजर फंक्शन। अब जो दूसरा मेजर फंक्शन है ये क्या है, एंजाइम जो है ये एक अप्रोप्रिएट फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करती है ताकि सबस्ट्रेट जो है ये प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस करा पाए। ठीक, तो ये थी कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। आगे देखेंगे ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, कि ड्रग और एंजाइम आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ड्रग जो है ये बेसिकली इनहिबिटर की तरह काम करता है। इनहिबिटर का मतलब होता है कोई चीज रोकने वाला। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करके रिएक्शन करा रही थी। अब अगर ड्रग आके बाइंड करेगा तो वो रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, इनहिबिट हो जाएगी या रुक जाएगी। तो हम ड्रग को कह सकते हैं एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, तो ड्रग क्या करता है, ड्रग्स इनहिबिट एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम्स। These can blocks the binding site of the enzyme and prevent the binding of substrate। मतलब किस तरह से ये होता है, जैसे ये रही एंजाइम, तो एंजाइम की एक्टिव साइट पे अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो रिएक्शन हो जाएगी, और अगर ड्रग बाइंड करेगा तो फिर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, और जैसे ही ड्रग एंजाइम से बाइंड करेगा फिर ये रिएक्शन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहा है। तो ड्रग क्या करता है, सबस्ट्रेट की जगह आके एंजाइम से जुड़ जाता है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता है। एज अ रिजल्ट जो एक्टिविटी हो रही थी, जो रिएक्शन हो रही थी, वो भी रुक जाती है। तो इस तरह के ड्रग को हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, तो these can ड्रग्स क्या करते हैं, दे कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। ड्रग एंजाइम की बाइंडिंग साइट से जुड़ के उस साइट को ब्लॉक कर देते हैं और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग से प्रिवेंट करते हैं। इस तरह ये इनहिबिट कर देते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी को। इस तरह के ड्रग्स को हम एंजाइम इनहिबिटर्स कह सकते हैं। अब जो इनहिबिटर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले वो ड्रग जो उसी साइट पे जुड़ते हैं जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ता है, मतलब साइट एक है उस पे दोनों जुड़ना चाहते हैं, ड्रग भी और सबस्ट्रेट भी। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कंपटीशन। इस तरह के जो इनहिबिटर्स होते हैं वो होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। मतलब ड्रग का शेप भी वैसा ही है जैसा सबस्ट्रेट का है, और दोनों चीजें, ड्रग और सबस्ट्रेट दोनों को एक ही एक्टिव साइट पे जोड़ना है। जो जुड़ जाएगा पहले उसका काम हो जाएगा। तो अगर इस कंपटीशन में ड्रग जीतता है तो वो रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा। इस तरह के इनहिबिटर्स को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, अगर ड्रग जुड़ जाता है इस एंजाइम से तो ये रिएक्शन रुक जाएगी, और ड्रग क्या कहलाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब दूसरे तरह का इनहिबिशन देखेंगे हम, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, जो ड्रग है ये एंजाइम की एक्टिव साइट से ना जुड़ के किसी दूसरी जगह पर जुड़ता है। तो कुछ ड्रग्स जो होते हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करते, उसकी जगह ये एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी जगह पे बाइंड करते हैं। उस साइट को हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलोस्टेरिक साइट इज द साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब इस तरह के इनहिबिटर को हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। देखेंगे जैसे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, जो ड्रग है या जो इनहिबिटर है ये एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा कहीं और जुड़ रहा है। अब जब इनहिबिटर कहीं और आके जुड़ेगा तो इसके जुड़ने के साथ ही एंजाइम का जो एक्टिव साइट का शेप है ये चेंज हो जाएगा। एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाएगा तो सबस्ट्रेट आके नहीं जुड़ पाएगा और फिर भी रिएक्शन रुक जाएगी। तो जो रिएक्शन है ये दोनों तरह से रुक रही है। जो ड्रग है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी कर रहा है और नॉन कॉम्पिटिटिव भी कर रहा है। क्लियर? अब आगे हम देखेंगे रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट। रिसेप्टर जो जहां पे ड्रग आके बाइंड करेगा। अब हम उन रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे। रिसेप्टर्स मेजरली जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं। ये बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ज्यादातर जो प्रोटीन्स हैं या कैरियर प्रोटीन्स हैं या रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है, ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है जो कि एमिल फिशर ने दिया था, सॉरी सिग्नर और निकोलसन ने दिया था ये मॉडल। ठीक है, देन अब इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये जो प्रोटीन हमें दिख रहा है ये प्रोटीन है, इसे हम रिसेप्टर प्रोटीन भी कह सकते हैं। और ये जो साइट दिख रही है ऊपर ये है बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। अब जैसे ही एंजाइम आएगी या ड्रग आएगा वो ड्रग आके इसी साइट पर बाइंड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं ज्यादातर जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल के कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। Receptor proteins that are embedded in the cell membrane in such a way possesses
a small active site projecting out of the cell surface। मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, उनके पास एक छोटी सी एक्टिव साइट होती है जो कि बाहर की तरफ होती है। तो ये एक्टिव साइट है जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे होगी, ठीक है। और ये एक्टिव साइट ओपन होती है कहां? सेल मेम्ब्रेन की आउटर रीजन पे। आगे देखते हैं। अब in the body message between two neurons and that between neurons and muscles is communicated through certain channels। अब बॉडी में दो न्यूरॉन्स या दो नर्व सेल के बीच में मैसेजेस हो या न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो मैसेजेस हो, ये कुछ केमिकल्स के जरिए ट्रांसफर होते हैं। उन केमिकल्स को हम केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। केमिकल मैसेंजर्स क्या करते हैं? ये किसी भी सेल सरफेस पे या किसी भी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, उन पे जाके बाइंड कर जाते हैं। जैसे सपोज ये केमिकल मैसेंजर है। ये केमिकल मैसेंजर कुछ जो बॉडी में बनते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, या कुछ ड्रग्स भी हो सकते हैं जो कि हम मेडिसिन लेते हैं। वो मैसेंजर जाके जिस सेल पे काम करना है उस सेल के रिसेप्टर प्रोटीन से जाके बाइंड कर जाएंगे। जैसे ही ये रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड करेंगे, रिसेप्टर प्रोटीन की जो सरफेस है वो चेंज हो जाएगी ताकि वो किसी दूसरे रिसेप्टर से बाइंड ना कर पाए। और जैसे ही ये दोनों बाइंड करेंगे, केमिकल मैसेंजर और रिसेप्टर प्रोटीन, जैसे ही ये दोनों बाइंड करेंगे, सेल के अंदर वो मैसेज पहुंचने लगेंगे बाइंड करते ही। और जैसे ही वो मैसेज पहुंचा देगा सेल के अंदर, फिर ये जो केमिकल मैसेंजर है ये रिलीज हो जाएगा। देखते हैं। टू अकोमोडेट अ मैसेंजर शेप ऑफ रिसेप्टर साइट चेंजेस। मतलब जैसे ही केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर से बाइंड करता है, इसकी जो एक्टिव साइट है रिसेप्टर की, ये चेंज हो जाती है। और एक्टिव साइट चेंज होने के साथ साथ जो मैसेज है ये सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये जो एक्टिव साइट थी ये सेल सरफेस के बाहर की तरफ थी। तो बाहर की तरफ जैसे ही केमिकल मैसेंजर बाइंड करेगा, सेल के अंदर मैसेजेस पहुंच जाएंगे। और जैसे ही मैसेजेस पहुंच जाएंगे, केमिकल मैसेंजर रिलीज हो जाएगा और ये रिसेप्टर का शेप वापस वैसा हो जाएगा। तो जो केमिकल मैसेंजर है ये सेल में एंटर किए बिना ही मैसेजेस पहुंचा देता है। तो इस तरह से ड्रग और रिसेप्टर बाइंड करते हैं। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द बॉडी दैट इंटरेक्ट विद केमिकल मैसेंजर्स। बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग केमिकल मैसेंजर से इंटरेक्ट करते हैं। और जो रिसेप्टर है ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं या सिलेक्टिव होते हैं। इसका मतलब जैसे कि हर एक ताला उसकी स्पेसिफिक चाबी से ही खुलता है, वैसे ही हर एक रिसेप्टर अलग अलग केमिकल मैसेंजर से बाइंड करेगा। सपोज केमिकल मैसेंजर ए है तो वो दूसरे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, बी है वो किसी और से बाइंड करेगा। ये जो स्पेसिफिक नेचर है ये किन वजहों से होता है? जो रिसेप्टर्स हैं इनकी बाइंडिंग साइट अलग अलग होती है। अलग अलग बाइंडिंग साइट है तो उस तरह के केमिकल मैसेंजर्स आके जोड़ेंगे। उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और उनका अमीनो एसिड कंपोजिशन अलग होता है। अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कुछ नेचुरल फंक्शंस को इनहिबिट करते हैं, मतलब मैसेजेस को सेल के बाहर से सेल के अंदर पहुंचने से रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। इस तरह के रिसेप्टर्स को हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। और ये कब यूज किया जाता है? जब मैसेज की ब्लॉकिंग जरूरी है। कुछ दूसरे तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफर होने देते हैं या रिसेप्टर को स्विच ऑन रखते हैं, वो होते हैं एगोनिस्ट। तो जो रिसेप्टर्स हैं ये दोनों तरह काम करते हैं, एंटागोनिस्ट की तरह भी और एगोनिस्ट की तरह भी। एंटागोनिस्ट की तरह तब जब मैसेज के ट्रांसफर को ब्लॉक करना होगा, एगोनिस्ट की तरह जब रिसेप्टर को ऑन करना होगा और मैसेज को ट्रांसफर होने देना होगा। तो ये दोनों एक्टिविटी कब होती है? जब केमिकल मैसेंजर्स सफिशिएंट अमाउंट में है तब मैसेज ट्रांसफर होगा, जब केमिकल मैसेंजर्स कम अमाउंट में है तब मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये हमें नोट करना है कि ये दोनों तरह फंक्शन करता है, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। तो पहला टाइप हम देखेंगे एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स जो होते हैं इनको हम कॉमनली पेन किलर्स कहते हैं। ये पेन को कम करने में या पेन को खत्म करने में इनका यूज किया जाता है। ये ड्रग्स पेन तो खत्म करते हैं, साथ साथ हमारे कॉन्शियसनेस को भी लॉस नहीं होने देते, पैरालिसिस भी नहीं करते हैं और कुछ दूसरे डिस्टर्बेंस भी नहीं करते हैं। मतलब बिना कॉन्शियसनेस के लॉस हुए वो पेन को रिलीव करता है। कुछ कॉमन एग्जांपल है एनाल्जेसिक्स के एस्पिरिन, एमिल्जिन और पैरासिटामोल। एनाल्जेसिक्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स जो होते हैं ये बेसिकली एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं जिनका एडिक्शन हो सकता है। तो नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स जो होते हैं ये दीज आर द ड्रग्स व्हिच रिलीव पेन बट आल्सो प्रोड्यूस स्लीप और ड्रॉसीनेस। मतलब ये पेन तो रिलीव करेंगे, साथ साथ आपको नींद भी आएगी या ड्रॉसीनेस भी होगा, भारीपन सा लगेगा थोड़ा। दीज आर
हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, जैसा कि मैंने बताया इनका एडिक्शन हो सकता है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, इनको हम एडिक्टिव ड्रग भी कहते हैं। इनका एग्जांपल है मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। अगले होते हैं नॉन नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स नॉन हैबिट फॉर्मिंग या नॉन एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं जिनकी हमें लत नहीं लगती है। ये क्या करते हैं, ये हल्के दर्द को कम करने के लिए इनका यूज किया जाता है, जैसे कि हेडेक, टूथ, मसल और जॉइंट पेन। जो हल्के पेन होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम नॉन नार्कोटिक ड्रग का यूज कर सकते हैं। ये ड्रॉसीनेस या स्लीप प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनके कॉमन एग्जांपल है एस्पिरिन और पैरासिटामोल। देन अगला है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स ऐसे केमिकल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में या उनकी ग्रोथ से प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। दीज आर द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू किल और टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट अफेक्टिंग द लिविंग ह्यूमन टिश्यू। मतलब जैसे कि हम कुछ कॉमन एंटीसेप्टिक की बात करें तो डिटॉल। डिटॉल जो है ये क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पिनॉल से बना होता है। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पिनॉल का, इन दोनों से बना होता है डिटॉल। विथियोनॉल ये भी एक अच्छा एंटीसेप्टिक है। आयोडीन टिंचर और आयोडोफॉर्म ये अच्छे एंटीसेप्टिक हैं। अब एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं और उन्हें मारते भी हैं। उनको मारते हैं, साथ साथ हम जिन लिविंग टिश्यू पर उनको लगाते हैं उन पर ये इफेक्ट नहीं करते। जैसे सपोज मेरे हाथ में चोट लगी तो मैं यहाँ पे एंटीसेप्टिक लगा सकता हूँ, ये वहां पे ग्रो करने वाले माइक्रोब्स को मार देंगे या उनकी ग्रोथ से प्रिवेंट करेंगे। दूसरी तरफ होते हैं डिसइंफेक्टेंट, इनका भी काम सेम होता है। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं और उनको किल करते हैं, लेकिन हम इनको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो these are the antimicrobial agents that are applied to the surface of non-living objects to destroy microorganisms that are living on the objects। जैसे कि डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं इनको हम फर्श साफ करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए, ऐसी चीजें साफ करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि सपोज फिनॉल, फिनॉल से हम फर्श साफ कर सकते हैं लेकिन फिनॉल को हम चोट पे नहीं लगा सकते। तो दोनों में डिफरेंस है। एंटीसेप्टिक को हम लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट को हम नहीं कर सकते। वहीं पे अगर हम एग्जांपल देखें तो कंसंट्रेशन से भी ये चीजें वेरी करती है। जैसे 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल ये डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है, और इससे कम कंसंट्रेशन हम अगर लेंगे तो वो एंटीसेप्टिक की तरह वर्क कर सकता है। KMNO4, क्लोरीन, क्लोरीन को भी हम पानी में मिलाते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह। तो डिसइंफेक्टेंट जो है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ठीक, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।